रात के लगभग 11:30 बज रहे होते हैं। संतोष अपने घर के छत पे जाता है, अपने जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकालता है, सिगरेट जलाता है और पीने लगता है। तभी उसके कानों में कुछ आवाजें आती और आवाज भी कुछ अजीब तरीके की होती। वो जवान लड़का था, समझने में उसको देर नहीं लगती कि ये आवाजें कैसी। बार बार ये आवाज आ रही थी कि अंकल थोड़ा धीरे से पकड़ो, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है। जब संतोष ये बात सुनता है तो छत पे टहलने लगता है। अचानक से जाके उसके कदम एक कमरे के पास रुकते हैं जहां की वो सपना मैडम रह रही होती। ये पहले तो कुछ कहता नहीं है, दरवाजा बिना खटखटाए खिड़की के पास खड़ा हो जाता है। खिड़की का दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं होता। धीरे से खिड़की के दरवाजे को खोलता है और वो सारा नजारा देखने लगता है। और जैसे ही उस नजारे को वो देखता है, दंग सा रह जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद इस कहानी में कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना ना हम कर सकते हैं, ना ही आप कर सकते हैं। और जब ये लोगों के बीच बात आई, ये कहानी आई, तो लोग भी बड़े हैरान से थे। तो आखिर ऐसा क्या होता है और ये कौन था? तो इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी हो, अपना ख्याल रख रही होगी। आज इस सच्ची कहानी को लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। है तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग, बड़ी ही रोचक, बाकी एक बहुत बड़ी सीख देके जाने वाली, क्योंकि आजकल हमारे देश और दुनिया में ऐसी ऐसी बातें हो जा रही हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ जा रही, जिसको सुनने के बाद, समझने के बाद बस ऐसा लगता है कि इंसानियत किस तरह शर्मसार हो गई। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सबसे रोज की तरह एक ही गुजारिश है कि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर रोज आप लोगों तक नई और इंटरेस्टिंग कहानियां लेके आते रहें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश, और इसी मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है जबलपुर। इसी जबलपुर के रहने वाले मानिक लाल की उम्र लगभग 40 से 45 साल, जो कि एक अनाज के बहुत बड़ा थोक विक्रेता रहते हैं। अनाज पहले तो गांव गिरावों से खरीदते, इसके बाद सारा इकट्ठा करते और ले जाके अनाज की मंडी में उचित दाम पे बेचते। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं होती। मानिक लाल के परिवार में मानिक लाल की पत्नी कांति देवी, कहते हैं कि जहां रुपए पैसे की कमी नहीं होती, ऐशो आराम की कमी नहीं होती, वहां रोज रोग जरूर दस्तक दे देता है। जो कांति देवी होती, वो रोग से पीड़ित होती हैं, शुगर और बीपी की पेशेंट होती। वो किसी तरह अपने पति और अपने जो कि एक बेटा जिसका नाम संतोष होता है, संतोष की उम्र लगभग 22 साल होती है, उसके लिए खाना बनाती। संतोष अपने ही इलाके से पढ़ाई करता है, कॉलेज में सब कुछ अच्छा चलते रहता है, किसी रुपए पैसे की कमी नहीं होती। बाकी कहते हैं कि कहीं किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, और किसी को जमीन मिलती तो किसी को आसमान नहीं मिलता। अभी जो कांति देवी घर के काम काज करती, बाकी अक्सर जो इनके ये जो पति मानिक लाल, वो कहते कि ऐसा है कि कोई नौकरानी रख लो, नौकरानी घर का काम काज कर दिया करेगी। बाकी जो कांति देवी होती हैं कहती हैं कि नहीं, हमें नौकरों पे भरोसा नहीं होता, नौकरानियों पे भरोसा नहीं होता। क्या पता ठीक से बर्तन धोएगी, क्या पता ठीक से झाड़ू पोछा करेगी, मुझे किसी पे भरोसा नहीं होता है, मैं किसी को रख नहीं पाऊंगी। अब जैसे तैसे समय गुजरते रहता है। बाकी कांति देवी ये बार बार कहती कि ये बात भले हो सकती कि इतना बड़ा घर है, हम लोग तो कुछ ही कमरों में रहते और नीचे का पूरा तो मैं साफ सफाई कर लेती हूँ, बाकी ऊपर वाला जो माला है, ऊपर वाला जो कमरा है, वो मुझसे साफ सफाई हो नहीं पाता, ज्यादा सीढ़ियां मैं चढ़ नहीं पाती। तो क्यों ना ऊपर का कमरा रेंट पे लगा दो, किराएदार अगर जो रहेंगे तो साफ सफाई भी होती रहेगी और घर सुरक्षित भी रहेगा और कुछ लोग हमारे साथ भी रहेंगे।
अब ये बात कांतीलाल से बार बार कहती तो कांतीलाल कहते कि हम लोग इतने पैसे वाले हैं, इतने रुपए वाले हैं, इतना रुतबा है हम लोगों के पास, किसी चीज की कमी नहीं है। किराएदार रखेंगे तो लोग चार बातें करेंगे कि देखो इनका अब बिजनेस करने से मन नहीं भर रहा है, पैसे कमाने से मन नहीं भर रहा है, तो ये लोग कमरे किराए पे दे दी। बाकी कांति देवी इन सब बातों को एक तरफ करते हुए कहती हैं कि किसी की बातों को क्या लेना देना, बात तो लोग हजार करते हैं, पर हमें क्या जरूरत है हमें वो सोचना चाहिए। ऊपर का कमरा अगर जो किराए पे दिला जाएगा तो एक किराएदार रहेगा तो सब कुछ साफ सफाई होता रहेगा, घर घर की तरह मेंटेन रहेगा। अब कांतिलाल रोज रोज ये बात, कांति देवी रोज रोज ये बात कहती तो जो मानिक लाल होते इस बात को मान जाते हैं। अपने बेटे संतोष से कहते हैं कि ऐसा है कि देखो तुम भी किराएदार देखो, अगर जो कोई किराएदार मिलता है तो रख दिया जाए, मैं भी देखता। और साथ ही कांति देवी भी अपने आस पड़ोस में कई लोगों से कहती। अब धीरे धीरे वक्त गुजरते रहता है। संतोष एक वेबसाइट पे अपने घर को किराए पे देने के लिए ऐड देता है। 3-4 दिनों के बाद संतोष के नंबर पे एक कॉल आती है कि दरअसल मुझे किराए का कमरा चाहिए। जब ये बात संतोष सुनता है तो सामने से एक महिला बोल रही होती है, वो अपने पिता का नंबर मानिकलाल का देता है और कहता है पिताजी से बात कर लीजिए कि कितना किराया है, वही बताएंगे और आप उनसे बात करके कमरा किराए पे ले सकते हैं। अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। 3 से 4 दिन बाद जब ये संतोष अपने छत पे जाता है तो देखता है कि एक महिला जो कि अपना सामान घर के अंदर रख रही। जब वो उसको सामने से देखता है तो देखते ही वो चौंक जाता है, क्योंकि वो महिला जिसका नाम सपना होता है, सपना बिल्कुल सपने की तरह होती है, देखने में बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत, उम्र लगभग 30 साल, और ये शिक्षिका होती। जब संतोष देखता है तो सपना कहती कि मैं आपके घर में किराए पे रहने आई, आप ऐसे चौंकी हुई नजरों से मुझे ना देखिए। जब ऐसा संतोष सुनता है तो मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जान नहीं पाया कि आप कौन है। तो कहती है कि मेरा नाम सपना है और मैं एक शिक्षिका हूँ, पढ़ाती हूँ बच्चों को, और मुझे जो कि कमरे की जरूरत थी, इसलिए आपका ऐड मैंने देखा तो मैं आपको कॉल भी की थी, तो आप बोले कि अपने पिता से मेरे पिता से बात कर लो, तो इसलिए आपके पिताजी से बात की और मैं कमरा किराए पे ले ली। संतोष बड़ा खुश होता है, बाकी साथ में वो बड़ा उदास भी होता है कि इससे तो मुझे फोन पे बात करनी चाहिए थी, मुझे तो दोस्ती करनी चाहिए थी, इतनी खूबसूरत है कि भला की खूबसूरत है, इससे दोस्ती चलो चलो घर में आई गई है तो आज नहीं तो कल दोस्ती हो ही जाएगी। अब इस बात को वो आई गई कर देता है, इस छत के नीचे आता है, फिर अपनी पढ़ाई लिखाई में लग जाता है, समय बीतते रहता है। अब धीरे धीरे लगभग 1 हफ्ते का समय गुजर जाता है। एक दिन जो कांति देवी होती संतोष से कहते कि ऐसा है कि जो हमारे घर में किराए पे रहने आई अकेली औरत है, और मैं चाहती हूं कि उसको खाने पे बुलाया जाए ताकि उसके बारे में कुछ जान सके, कुछ समझ सके। इसके बाद जो सेठ मानिकलाल होता है अपनी पत्नी को फटकार लगाता है, यानी कांति देवी को फटकार लगाता है कि उसके बारे में क्या जानने की जरूरत है, महिला है, पढ़ाती है, अपने काम से काम रखती है, आती है, मुझे तो किराए से मतलब है, तुम ज्यादा जानकारी लेने की क्या कोशिश कर रही है। बाकी कांति देवी मानती नहीं, संतोष को भेजती है, संतोष भी जाता है, कहता है कि आज शाम का खाना हम लोगों के साथ होगा। सपना भी बड़ी खुश होती है। शाम को खाना बनता है। सेठ मानिकलाल, संतोष और पत्नी मानिकलाल की पत्नी कांति देवी और साथ में सपना, चारों लोग बैठ के खाना खाने लगते हैं। तभी बातों बातों में कांति देवी सपना से पूछती कि क्या आपकी शादी नहीं हुई। इसके बाद सपना कहती है कि नहीं, हमारी 4 साल पहले शादी हुई थी, बाकी किन्हीं कारणोंवश हम लोगों में बनी नहीं और हमारा तलाक हो गया, और इसके बाद मुझे पढ़ाने की नौकरी मिल गई तो मैं पढ़ाने लगी, घर की जिम्मेदारियों को निभाने लगी, और अभी तो फिलहाल में मैं अकेली ही। जब वो सपना खा के चली जाती है तो कांति देवी कहती है कि लड़की अकेली, हमें तो कोई फैमिली वाला रखना चाहिए जिसमें कि हस्बैंड वाइफ साथ में। बाकी मानिकलाल इस चीज का विरोध करता है, कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, अकेली लड़की आखिर उसको किराए पर नहीं दिया जाएगा तो वो जाएगी तो जाएगी कहाँ, इसलिए वो रहेगी, हमें तो किराए से मतलब है। अब बात यही खत्म हो जाती है। वक्त गुजरने लगता है, लगभग 1 महीने का वक्त गुजरता है।
जनवरी का महीना होता है। रात के लगभग 11:30 बज रहे होते। संतोष अचानक से पढ़ाई कर रहा था, वो उठता है, छत पे जाता है। छत पे जाता है, अपने पॉकेट से सिगरेट निकालता है, जलाता है, पीने लगता है। बाकी तभी उसके कानों में आवाज आती है कि अंकल थोड़ा धीरे। जब ये सुनता है तो परेशान हो जाता है कि सपना मैडम तो कमरे में अकेली रहती है। हो सके टीवी चल रहा होगा, हो सके मोबाइल चल रहा होगा। बाकी उसको ये हजम नहीं हो रहा था कि ये तो मोबाइल की आवाज नहीं लग रही, ये तो टीवी की आवाज नहीं लग रही। वो दरवाजे के पास खसक के जाता है। बाकी उसे कुछ समझ में नहीं आता है, बार बार वही आवाज, अंकल जरा धीरे से, अंकल थोड़ा धीरे से। अब वो खिड़की के पास जाता है, देखता है कि खिड़की का दरवाजा खुला हुआ। धीरे से खिड़की का पल्ला सरकाता है और जो नजारा को देखता है, देखता ही रह जाता है, क्योंकि भीतर सपना मैडम के साथ कोई और नहीं बल्कि सेठ मानिक लाल होता है। जब संतोष अपने ही पिता को देखता है तो देख के बड़ा हैरान रह जाता है कि जो पिता धोती कुर्ते में चलता है और उसका नाम पूरे इलाके में हो, सबको इस तरह से मानता है कि कोई जरूरतमंद हो उसकी मदद करता है, वो इंसान एक तलाकशुदा लड़की के साथ ऐसे हालत में, जो कि लड़की उसकी बेटी की उम्र की हो। बाकी इस नजारे को वो लगभग 5 से 7 मिनट देखता है। दबे पांव वहां से फिर से वो निकलता है और नीचे आ जाता है। बाकी उस रात संतोष को पूरी तरह से नींद नहीं आती। संतोष बड़ा ही हैरान रहता है, बड़ा ही परेशान रहता है, बार बार सपना मैडम को लेके और मानिक लाल को लेके सोचते रहता है। उसके कुछ समझ में नहीं आता और बार बार ये भी सोचता है कि मैं तो सोचा था कि ये मेरी दोस्त बनेगी, मैं उसके साथ ऐसा करूंगा, पर यहाँ तो पिताजी ही उसके साथ लगे। अब इन सब सारी बातों को लेके बड़ा ही उलझन में था। उसके समझ में आ नहीं रहा था कि करे तो करे क्या। वक्त गुजरते रहता है और ये सिलसिला एक बार शुरू हुआ था तो फिर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अक्सर वो रात को छत पे जाता और मानिक लाल को, यानी अपने पिता और सपना को इस अवस्था में देखता। देख के उसे बड़ा ही अजीब फील होता, फिर भी वो खड़े होकर इस सारे नजारे को देखता रहता। और इधर मानिक लाल को खबर नहीं रहती कि उसका बेटा संतोष से सारी चीजें जान चुका है। अब एक दिन संतोष को रह नहीं जाता है, एक अपने दोस्त के पास जाता है और अपने पिता का नाम न लेके वो किसी और का नाम लेता है और कहता है कि मैं एक लड़की जिसे कि मैं चाहता हूं, बाकी उस लड़की के साथ कोई ऐसा व्यक्ति संबंध बना रहा है जो कि मैं चाहता नहीं हूं कि वो बनाए, और वो लड़की मेरे साथ ऐसा करे, मैं उसके साथ संबंध बनाऊं। इसके बाद वो दोस्त कहता है कि अगर जो तुम रोज देखते हो तो ऐसा है कि तुम वीडियो बना लो और वीडियो बना के उस लड़की से कहो कि वो तुम्हारे साथ ऐसा करे, वरना तुम उसे बदनाम कर दोगे। अब संतोष ये बात समझ जाता है और घर जाता है। रात होने का इंतजार करने लगता है। रोज की आदत थी, रोज का आलम यही था कि मानिक लाल सपना के पास जाता है। अब जैसे ही मानिक लाल सपना के पास जाता है, कपड़े उतारता है, दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं, दोनों एक दूसरे के आगोश में होते हैं। तभी ये जो संतोष है जाता है, खिड़की के पास से अपने मोबाइल फोन का कैमरा ऑन करता है और सारे नजारे को कैद कर लेता है। दबे पांव वहां से उतरता है, नीचे आके सोता है। अब अगले दिन सपना के पास जाता है और सपना से कहता है कि जो तुम और पिताजी कर रहे हैं, मुझे सारी बातों की जानकारी है। सपना कहती है कि क्या तुम्हारे पास सबूत है कि मैं ऐसा कुछ कर रही? अब जैसे ही वो ये बात कहती है, संतोष अपने पॉकेट से मोबाइल निकालता है, वीडियो ऑन करता है, उसको दिखाता है, कहता है कि ये वीडियो सिर्फ मेरे ही मोबाइल में नहीं बल्कि कहीं और भी, तुम ये ना समझना कि ये डिलीट हो जाएगा, तुमको मेरे साथ भी ऐसा करना होगा, क्योंकि मेरे पिता के साथ करती हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी मुझे भी ये चीजें चाहिए। सपना जब ऐसा सुनती तो कहती है कि ऐसा कि दरअसल मेरी नौकरी से जो भी तनख्वाह मिलती है मेरे परिवार के लिए पूरी नहीं हो पाती, इसलिए मानिक लाल से जब मेरी बातचीत होने लगी तो मानिक लाल पैसे रुपए से मेरी मदद करने लगा, जिसके बदले में मैं उसके साथ ऐसा करने लगी। क्योंकि तुम्हारी माँ की तबीयत ज्यादा खराब रहती है, अपने पति को ज्यादा करीब आने नहीं देती, वो वक्त से पहले बूढ़ी हो गई। और मानिक लाल इधर फिट है, हैंडसम है, जो कि उसे शारीरिक जो जरूरतें हैं वो मुझसे पूरी करता है, इसके बदले में मुझे पैसे देता है। संतोष कहता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जहां तक पैसे रुपए की बात है तो मैं भी तुम्हें पैसे रुपए दूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। अब जैसे ही सपना ये बात सुनती
बिना कुछ कहे इस बात के लिए राजी हो जाती है। अब वो संतोष के साथ भी संबंध बनाने लगती है। इधर मानिकलाल और इधर संतोष, वो दोनों से संबंध बनाने लगती है। बाकी कुछ दिनों के बाद उसे एहसास होता है कि जो प्यार और जो फिजिकल सुख उसे संतोष से मिल रहा है वो मानिकलाल से नहीं मिल रहा है, क्योंकि मानिकलाल एक एजेड था और इधर संतोष एक जवान लड़का था। अभी तमाम चीजें चल रही थी। जो सपना थी वो धीरे धीरे सोचने लगी कि अगर जो मुझे मानिकलाल से संबंध ना बनाना हो, सिर्फ संतोष से ही संबंध बनाना, तो बड़ा ही अच्छा। बाकी उसके समझ में आ नहीं रहा था कि आखिर करे तो क्या, करे क्या। एक दिन वो कहते कि मैं मजबूरी में मानिकलाल से संबंध बनाती हूँ, जबकि मेरा मन नहीं करता। मेरा तो मन करता है तुम्हारे साथ रहूं, तुमसे प्यार करूं, तुम्हारे साथ संबंध बनाऊं। संतोष कहता है कि तू इसकी उपाय कर ली चाहिए। संतोष कहता है कि एक दिन लास्ट बार तुम मानिकलाल से संबंध बनाओ, इसके बाद मैं कभी नहीं कहूंगा। अब जैसे ही मानिकलाल को सपना अपने कमरे में बुलाती और बड़े ही अजीब तरीके से दोनों संबंध बनाते हैं, जिसकी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग संतोष कर लेता है। अब वो दिन बीतता है। ठीक 3 से 4 दिन के बाद मानिकलाल पे एक मैसेज जाता है कि अगर जो आप 20 लाख रुपए का इंतजाम नहीं करते तो ये वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाएगा। आप पूरी तरह से बदनाम हो जाएंगे, इस इलाके में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, शायद इस दुनिया में रहने लायक नहीं रहेंगे। जब मानिकलाल अपना और अपने साथ सपना का ये वीडियो देखता है असली, तो भी हैरान हो जाता है। वो उस नंबर पे कॉल करके पूछता है कि ऐसा है कि रुपए कहाँ देने। अब उसको एक पता बताया जाता है, जहां की एक बैग में 20 लाख रुपए करके लेके जाता है और वहां वो देता है और उस व्यक्ति से बात करके कहता है कि अब वीडियो डिलीट हो जानी चाहिए, क्योंकि इतनी मोटी रकम मैं दे रहा हूं। अब ये मामला वहीं खत्म होता है और इधर संतोष सपना से कहता है कि अब वहां पे ना रहो, तुम दूसरा कमरा ले लो और तुम दूसरा कमरा लेके रहो जहां की मैं आया जाया करूंगा, तुमसे मुलाकात होगी। सपना भी ऐसा ही करती है। मानिकलाल का घर छोड़ते एक किराए का रूम लेती और वहीं पे रहने लगती। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। वो जो 20 लाख रुपया था वो कोई और नहीं बल्कि संतोष लिया रहता है और संतोष लेके सपना को दे देता है। एक दिन संतोष अपने दोस्त के घर जाता है, जहां की वो ड्रिंक करने लगता है। मोबाइल फोन टेबल पे रख देता है। उसका मोबाइल फोन उसके दोस्त के हाथ में लगता है। अचानक से वीडियो देखने लगता है और जब वीडियो देखता है तो देखता है कि उसमें मानिकलाल और सपना की वीडियो, जो कि संतोष के पिता की। वो संतोष की नजरों को छिपा के वो वीडियो अपने मोबाइल फोन में ट्रांसफर करता है और इसके बाद तीसरे दिन मानिकलाल के नंबर पे ये वीडियो सेंड करता है। कहता है कि ऐसा है कि 20 लाख रुपए का इंतजाम करो, वरना ये वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाएगी। तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का मुंह दिखाना दुर्बल हो जाएगा। जब ये बात मानिकलाल सुनता है तो कहता है कि मैंने पहले ही 20 लाख रुपए दे दिया, अब मैं कहां से इंतजाम करूं, कहां से पैसे इतने अचानक दूं, क्योंकि अब ये ज्यादा दिन का मामला था नहीं। मानिकलाल भी बेहद हैरान है, परेशान है। तभी सोचता है कि अब ऐसे बात बनेगी नहीं, क्यों ना मैं पुलिस की मदद लूं। और जब थाने जाता है, सारी बात और सारी इस वीडियो के बारे में बताता है, तो पुलिस वाले उस नंबर को ट्रेस करते हैं और उस लड़के को उठाते हैं, जो कि संतोष का दोस्त होता है। कहते हैं कि पहले भी तुम 20 लाख रुपए ले चुके हो और फिर से 20 लाख रुपए ले ले, आखिर ये वीडियो तुमको मिली कहां से। वो लड़का रोता है, कहता है कि अंकल मुझे 20 लाख रुपए मिले ही नहीं, मैं तो पहली बार आपसे डिमांड कर रहा था और मैं ये वीडियो संतोष के मोबाइल से लिया। अब मिला जुला के बाप और बेटे इस वीडियो के लपेटे में आ जाते हैं। इधर बेटे का राज खुल जाता है कि बेटा ही अपने बाप का वीडियो बनाया रहता है। जब पुलिस वाले जानते हैं तो बड़ा ही हैरान होते हैं कि एक ही परिवार के दो लोग एक लड़की के पीछे, बाप अलग से दे रहा है, बेटा अलग से दे रहा है। और बेटा तो इस कदर गिरा कि बाप की ही रकम लूट के उस लड़की को दिया। अब जब मानिकलाल भी जानते हैं कि उनका बेटा उनकी वीडियो बना के और इस 20 लाख रुपए की उनसे ही फिरौती लिया, उनसे ही रकम लिया और सारी रकम सपना को दे दिया, तो ये मामला उलट फेर हो जाता है और खुद से ही खुद की नजरों में बाप और बेटे, माँ, सब लोग गिर जाते हैं। और सपना का क्या, सपना तो पैसों को लेके ऐसो आराम की जिंदगी जीने लगती है। अब तमाम चीजें जब सामने आती तो पूरी तरह से पूरा परिवार बिखर के रह जाता है। मानिकलाल अपनी नजरों में गिर जाते हैं। इधर
जो संतोष है अपनी नजरों में गिर जाता है। और कांति देवी तो किधर की भी नहीं रही, वो सोचती है कि हमारे पति और हमारे बेटे ने ऐसा कर्म किया कि जिससे कि मैं समाज में रहने लायक ही नहीं। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह है? किस मानिकलाल को और इस संतोष को ऐसा करना चाहिए था? जो संतोष ने किया, क्या उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए? तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप लोग तो अपनी सलाह देते, आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर जो आप लोग कमेंट करते हैं, अपनी सलाह देते हैं, तो उसके साथ अपने इलाके का, अपने कस्बे का, अपने जिले, अपने मोहल्ले का नाम भी साझा किया करिए, ताकि मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों से ये कह पाऊं कि हमारा जो सपोर्ट करने वाले व्यूअर है, जो हमारे साथी हैं, वो किस जिले से हैं, किस इलाके से। तो आप लोग अपनी सलाह जरूर दिया करिए। और एक हमारे बड़े ही खास व्यूअर हैं जो कि लाहौर पाकिस्तान से, मोहम्मद यासीन जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आप इतना सपोर्ट करते हैं, इतना साथ देते हैं। तो आप लोग से भी गुजारिश है कि आप लोग अपना एड्रेस के साथ अपना नाम जो कि साझा किया करिए, ताकि मैं आपको अगली वीडियो में आपका नाम ले सकूं। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।